नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश फिर लौटा एक्शन, आगे बड़ी तेजी या बड़ा करेक्शन, इसमें आपका स्वागत है। ये कहने का हमारा मकसद ये है कि फिर लौटा एक्शन का मतलब ये है कि गोल्ड और क्रूड में एक बार फिर से एक्शन लौट आया है और गोल्ड ने तो हाल ही में ऑल टाइम हाई को टच किया है। क्रूड अपने निचले स्तर से करीब करीब 250% तक बढ़ चुका है, 175% तक की तेजी आ चुकी है अप्रैल के लोअर लेवल से। तो अब सवाल यह है कि आगे और बड़ी तेजी है या आगे बड़ा करेक्शन यानी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिगर त्रिवेदी हैं आनंद रांची के, हमारे साथ चिराग मेहता हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं क्वांटम गोल्ड ETF के, और साथ ही एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल चिराग मेहता जी आपसे होगा। हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और इस साल यानी 2020 के शुरुआती 5 महीने में गोल्ड के दाम 19% तक बढ़ चुके हैं और एक साल की अगर हम बात करें तो करीब करीब 50% के आसपास की तेजी गोल्ड में आ चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गोल्ड का ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और अगर हां तो क्या क्या लेवल आप आगे देख रहे हैं गोल्ड में? जी मृत्युंजय, अगर फैक्टर्स देखें गोल्ड के लिए जो लाइन अप हो रहे हैं, जैसे रेट कट्स हम देख रहे हैं जिसके वजह से रियल इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे जा रहे हैं। काफ़ी यूरोपियन नेशंस में नेगेटिव रेट देख रहे हैं हम। US इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 लेवल पे है। और अगर स्टिमुलस देखें तो लिक्विडिटी और स्टिमुलस सब मिला के $9 ट्रिलियन का स्टिमुलस सब गवर्नमेंट्स ने ग्लोबली अनाउंस कर दिया या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एक जो प्रिंटिंग ऑफ मनी जो बोलते हैं करना चाहिए जी। अगर रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क देखें जो हर इन्वेस्टर देखते हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, डाउनसाइड्स काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर आप थोड़ा डाउनसाइड्स टॉलरेट कर सकते हैं तो ये लेवल पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाउनसाइड्स आ सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स ओवरऑल काफ़ी वॉलेटाइल है, तो मगर ज़्यादा डाउनसाइड मैं यहाँ से आते हुए नहीं देख रहा हूँ गिवन द फैक्टर्स दैट आर इन प्लेस। और फैक्टर्स जो है आगे भी कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। अगर समझे ये कोरोना वायरस का इशू हम देख रहे हैं, क्राइसिस देख रहे हैं, अगर उसका कोई वैक्सीन मिल जाता है तो एक टेम्पररी हॉल्ट आ सकता है, गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। बट अदर देन दैट फैक्टर हम कोई भी रीज़न नहीं देख रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है। गोल्ड का व्यू काफ़ी पॉजिटिव है और अगर इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 2-3 साल का व्यू बना के चल रहे हैं तो आई थिंक ये लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी गोल्ड में इन्वेस्टर के लिए। हमारे साथ इस बीच नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ चुके हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, और इनसे हम आगे समझेंगे कि क्रूड मार्केट की चाल एक्चुअली आगे होने क्या वाली है, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन को लेकर अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि कामकाज शुरू हो रहा है, तो क्या इंपैक्ट होगा एनर्जी मार्केट के ऊपर, हम ये डिटेल में समझेंगे उनसे। लेकिन पहले गोल्ड की बात हम पूरी कर लें। और इन्वेस्टर के लिए आपने कहा अभी मेहता जी की गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिगर त्रिवेदी जी, अगर कोई व्यक्ति अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो 6 महीने या साल भर में कितना रिटर्न उनको मिल सकता है, कितने रिटर्न की उम्मीद उन्हें करनी चाहिए? Good evening, Mrityunjay. More or less, I agree with what Chirag has said. See, गोल्ड के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2020 को छोड़ के पिछले 4 सालों में फैंटास्टिक रिटर्न्स मिले हैं। एटलीस्ट इन 2019, डेफिनेटली 2016 10%, 17 6%, 18 8%, एंड अगेन 2019 लास्ट ईयर 25% बॉपिंग रिटर्न्स हमें मिले हुए हैं। द रीजंस आर वेल नोन टू अस। US और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो या तो फिर ब्रेक्जिट को लेकर चिंता जताई जा रही थी। सेंट्रल बैंक्स ऑफ रशिया, चाइना पर्टिकुलरली, कजाकिस्तान, टर्की, इन लोगों ने एज ए रिजर्व पॉलिसी सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे गोल्ड बाइंग की हुई थी। फेड की पॉलिसी में हमने एक शार्प यू टर्न देखा था। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, SPDR गोल्ड ओके, चलिए मैं आऊँगा आपके पास दोबारा। ठीक है, तो ओके, आप एग्री करते हैं चिराग मेहता ने जो कहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का माहौल है, इन्वेस्ट गोल्ड में करते रहना चाहिए। लेकिन चिराग मेहता जी, एक कंसर्न अभी लोग जाहिर कर रहे हैं वो ये
कि जब पूरी तरह से ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर जो लोगों के पास घरों में गोल्ड रखा हुआ है उसकी बिक्री बढ़ सकती है। इस बात की आशंका भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कैश क्रंच होगा तो लोग अपनी ज़रूरतों के लिए गोल्ड बेचेंगे, और अगर गोल्ड बेचने आएंगे तो सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी और दाम गिरेंगे। ये दलील भी दी जा रही है। क्या इस दलील से आप सहमत हैं क्या? जी नहीं, जो एक बड़ा ड्राइवर गोल्ड का होता है वो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है। बाकी जो डिमांड सप्लाई फैक्टर्स हम देखते हैं वो काफ़ी सीजनैलिटी लाते हैं, मगर प्राइस ट्रेंड डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं, इसके वजह से इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ेगा। जो डीबेसमेंट ऑफ करेंसी एक फैक्टर होता है गोल्ड के लिए, वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हम देख रहे हैं। काफ़ी नेशंस, काफ़ी कंट्रीज़ पैसा प्रिंट कर रहे हैं, और तभी ऐसा एक एसेट चाहिए आपके पोर्टफोलियो में या आपके एसेट में जो डीबेस ना हो सके, जो अपनी वैल्यू मेंटेन करे। और इसके वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे, और उसके वजह से ये जो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हैं वो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ब्लिप ला सकते हैं प्राइसेस में, मगर ट्रेंड नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा गोल्ड के लिए। और हमने काफ़ी क्राइसिस देखे हैं, मगर इतना अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे इतना बड़ा सेलिंग आएगा वो हम नहीं मानते हैं। स्पेशली जो बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक्स सेल करेंगे, सेंट्रल बैंक्स नहीं सेल करेंगे। वो चाहिए उतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं, देन व्हाई विल दे सेल देयर गोल्ड होल्डिंग्स। गोल्ड होल्डिंग्स एक अपने करेंसी के बैकिंग को स्ट्रेंथ देता है, और इसके वजह से आई डोंट थिंक कोई भी सेंट्रल बैंक भी गोल्ड सेल करेंगे। सो आई डोंट थिंक जो एक मानना है कि अनप्रेसिडेंटेड या बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है फ्रॉम कंज्यूमर्स, फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, आई डोंट थिंक दैट उसका पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और आएगा, even if it comes, there are buyers who are lining up for buying gold. So I don't think that will impact prices significantly. तो ओके, तो आप इस दलील को खारिज कर रहे हैं कि कोई बड़ी बिकवाली गोल्ड में आ जाएगी, और अगर थोड़ी बहुत बिकवाली आती भी है तो वो ट्रेंड को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एक शॉर्ट टर्म झटका हो सकता है, लेकिन ट्रेंड को बदल देगा। ये ताकत नहीं होगी फिजिकल गोल्ड की बिकवाली में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से गोल्ड की चमक बढ़ रही है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड की चमक को ये फिजिकल में थोड़ी बहुत जो बिकवाली आएगी ये फीकी नहीं कर पाएगा। ये दलील आप दे रहे हैं। अब चिराग में, अब यहाँ पर जो जिगर अभी हम बात कर रहे थे, आपसे बात पूरी नहीं हो पाई थी। अब आप ये बताएं कि एक इन्वेस्टर को 1 साल में या 1.5 साल में गोल्ड में कितना रिटर्न अभी एक्सपेक्ट करना चाहिए? मृत्युंजय, एक बात समझ लीजिए, देखिए 2019 में 25% रिटर्न था, और ये साल में अब तक 19% रिटर्न मिल चुका है। सो तकरीबन 16 महीनों में हमने 44-45% रिटर्न देख लिए हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट रैली फ्रॉम हियर ऑफ 15-20%। पॉसिबल है प्राइसेस में यहाँ पे एक नया हाई बनेगा, क्योंकि जो फैक्टर्स है, रिसेशन है, इलेक्शन ईयर है, सपोर्टिव है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है। आई थिंक मोटा मोटा मुझे लग रहा है आने वाले 6 महीने को लेके 50,000 को एक बार टारगेट करके चल सकते हैं यहाँ पे। इट्स अ साइकोलॉजिकल फिगर, बट फॉर शॉर्ट टर्म आई थिंक जो ऑल टाइम हाई अभी बना था 47,980, अप्रोक्स 48,000, दैट इज द प्राइस ऑन M6 दैट आई एम लुकिंग। पॉसिबल है वहाँ तक प्राइसेस में रैली हो सकती है। ओवरऑल थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट आई सी एन अपसाइड ऑफ अराउंड 10%। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर को आगे अभी क्या करना है। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले जितना रिटर्न मिला है उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसकी संभावना नहीं होगी। रफ्तार थोड़ी धीमी होगी गोल्ड की, लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आपको गोल्ड निराश नहीं करेगा। ये बात आप लोग पक्के तौर पर कह रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इन्वेस्टर की, लेकिन जो ट्रेडर हैं, ट्रेडर को अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? जिगर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में आपका क्या टारगेट है? तो ट्रेडर को शायद मुझे लग रहा है जिस तरीके से फंडामेंटल अभी यहाँ पे एक फीचर क्रिएट हो रहा है, बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 47,800, 48,000। पॉसिबल है ये नेक्स्ट वीक में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये अगले हफ्ते के लिए आपका टारगेट। अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या टारगेट ध्यान में रखना है, ये आपको जिगर ने अभी बताया है।
तो हमने इन्वेस्टर की बात कर ली, हमने ट्रेडर की बात कर ली, लेकिन हम अब बात करेंगे कंज्यूमर की। कोई कंज्यूमर अगर अभी गोल्ड खरीदना चाहता है मेहता जी, तो क्या उनको इस हायर प्राइस पे खरीद लेना चाहिए या शॉर्ट टर्म में एक बड़े करेक्शन का वेट करना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका? जी, कंजम्पशन के लिए मैं मानता हूँ कि उनको ज्वेलरी लेना होगा। गिवन दैट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अगर बाइफरकेट करें तो कंजम्पशन के लिए खाली ज्वेलरी ही एक फॉर्म है। तो अगर कोई कंपल्सिव बाइंग है इन टर्म्स ऑफ मैरिज या एनी अदर ओकेजन इन द फैमिली, तो एनी डिक्लाइन अगर देखें तो उसमें बाई कर लेना चाहिए, एटलीस्ट प्राइस लॉक इन कर लेना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से ज्वेलरी बाई करना कितना इजी है कितना डिफ़िकल्ट है वो जोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मगर अगर प्राइस लॉक इन करना चाहते हैं तो गोल्ड फंड्स या गोल्ड ETFs के थ्रू प्राइस लॉक इन कर सकते हैं। सो आई विल एडवाइज एनी कंज्यूमर के थोड़ा भी अगर डिक्लाइन देखते हैं और अगर आपको ये साल में उस कंजम्पशन नीड का ज़रूरत है तो आई थिंक वो लेवल पे बाई कर लेना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन के लिए अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो थोड़ा सा डीप अगर अभी आता है, करेक्शन की संभावना है, तो उस लेवल पे आप खरीद लें। कोई बड़ी गिरावट का वेट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड के दाम यहाँ पर कम होने वाले नहीं हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपको 35,000 30,000 का भाव मिल जाएगा तब आप गोल्ड खरीदेंगे। अगर आप ये सोच कर बैठेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। ये एक्सपर्ट आपको राय दे रहे हैं। तो ये गोल्ड के लिए एक मुकम्मल राय है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ट्रेडर को क्या करना चाहिए और कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर के लिए राय है कि आप इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन 25-30% का नहीं, 10 से 15% का। ट्रेडर के लिए अगले हफ्ते 48,000 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और कंज्यूमर के लिए राय है कि एक छोटे करेक्शन के लिए आप इसमें आता है तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी गिरावट का वेट ना करें। तो ये बात हो गई गोल्ड की। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्रूड की। और हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में, हालांकि आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि इतनी ज़्यादा जो गिरावट आई है ये लंबे समय तक टिकेगी नहीं, बिल्कुल उसी लाइन पर मार्केट आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि अप्रैल के निचले स्तर से भाव करीब करीब 250% बढ़ चुका है। तो क्या ये माना जाए कि अब धीरे धीरे डिमांड जनरेट होगी क्रूड में और कुछ और दाम ऊपर आएंगे? क्या मानना है आपका? देखिए, ये तो निश्चित है। अभी जो आपका जो तेल की कीमतें हैं वो उत्तर दिशा में जाएंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि आपने देखा कि चीन के अंदर जो मांग है वो लगभग जो है वो कोरोना वायरस शुरू हुआ था उससे पहले जो थी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और भारत के अंदर भी जो डिमांड है वो भी स्टेडली बढ़ रही है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जिसकी कम से कम मुझे उम्मीद थी। उसकी वजह है कि तमाम इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट अभी शुरू नहीं हो पा रहा। अभी दिल्ली से हम गुड़गांव नहीं जा पा रहे हैं, जो दिल्ली का ही नेबरहुड है, नोएडा नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए पास चाहिए वगैरह, दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर ये जैसे जैसे धीरे धीरे खुलता जाता है, मुझे लगता है आने वाले आप देखेंगे लगभग 6 से 7 सप्ताह के अंदर जो पेट्रोल और डीजल की मांग है उसमें लगभग वो 80% नॉर्मल हो जाने चाहिए। जो नॉर्मल होती है उसका 80% हो जाना चाहिए, और आने वाले 3 महीने में वो लगभग 100% होनी चाहिए। लेकिन साथ में हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, कुल मिला के कोरोना वायरस जो है वो उसके हिसाब से चलता है, खासतौर से बंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, और कुछ जो ऐसे शहर है जो कमर्शियली बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमको देख, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप दुनिया की तस्वीर देखते हैं, क्योंकि तेल की कीमत वो दुनिया की तस्वीर से ज्यादा होते हैं। यूरोप में स्थिति काफी जो है स्टेबल हो चुकी है, फार ईस्ट में काफी स्टेबल है, अमेरिका भी स्टेट आफ्टर स्टेट वहाँ खुलता चला जा रहा है। तो ब्राजील के अंदर भी जो, हालांकि वहाँ काफी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि तेल की कीमतें जो है वो $40 पर बैरल की दिशा में बढ़ रही हैं। हो सकता है बीच में $2 नीचे आ जाए, $3 नीचे आ जाए, लेकिन कुल मिला के जो औसत है जो हम देखेंगे आने वाले 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, वो $40 के आसपास तेल की कीमतें जा रही हैं। और आपने देखा है कि उसी हिसाब से मार्केट भी काफी रिएक्ट कर रही है। कुल मिला के दुनिया की अर्थव्यवस्था उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे, और जो कंपनियां वो उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा कि हिसाब से कुल मिला के जो बड़े तेल के निर्यातक देश हैं वो आपस में जो बातचीत उनकी हो रही है, जो कैपेक्स है, कुछ कंपनियों ने कैपेक्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। जो उनको लगा था शायद हफ्ता 1 साल तक डिमांड में कोई हरकत नहीं आएगी, उन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के सारे इंडिकेशन ये हैं
कि तेल जो है वो उत्तर की दिशा में औसतन रहेगा और आने वाले 3 महीने के अंदर जो तेल है वो $40 के आसपास जो है वो स्टेबल हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगले 3 महीने में $40 के आसपास क्रूड रहेगा। तो अगर $40 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड रहेगा तो घरेलू बाजार में क्रूड का भाव क्या होगा और क्रूड के ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए, इस पर हम करेंगे बात। तनेजा जी, आपने कहा कि 3 महीने में $40 के आसपास क्रूड का प्राइस रहेगा। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ओपेक जून के महीने से जितना वादा किया था ओपेक सऊदी अरब ने, उससे ज्यादा उत्पादन कटौती सऊदी अरब की तरफ से होगी। इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्या मार्केट के ऊपर? नहीं, देखिए, हमको ये देखना होगा कि इस समय जो कुल मिलाकर के ओपेक जो है वो ओपेक, रशिया और कुछ हद तक अमेरिका, यानी दुनिया की जो 3 सबसे बड़े उत्पादक है, सुपर पावर है, ये काफी उनके मिल के काम कर रहे हैं और तीनों का एजेंडा एक ही है। इनका एजेंडा ये है कि भाई दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो उस लेवल पे पहुंचे जहां अमेरिका में शेल इंडस्ट्री जो वायबल हो, रशिया और सऊदी अरब का जो उनकी जो जरूरत है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, सऊदी अरब को $67 के ऑयल की डिमांड है, रशिया का कहना है उनको भी कम से कम $55 चाहिए। उनको ये कि ये सारा एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाए। अभी तक जो उनका फार्मूला था 9.7 मिलियन बैरल जो कट उन्होंने किया, उसका ये नतीजा है कि आज की जो तेल की कीमतें, चाहे वो ब्रेंट है या WTI, वो ऊपर की तरफ है, उसी का नतीजा है। तो इसमें इनको कामयाबी दिखी है। अभी तक अमेरिका साथ में रहा है, अमेरिका थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो ओपेक का जो सऊदी अरब ने जो किया है, ये सब तालमेल के साथ हो रहा है। इसमें इराक भी साथ है, कुवैत भी साथ है, मैक्सिको, नॉर्वे कहीं ना कहीं वो लोग भी साथ हैं। सब लोगों ने जो है प्रोडक्शन कट किया है, तो ये कुल मिला के उसके रिजल्ट उनको देखिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं वो अगर जिस तरह से मिले हैं, खासतौर से पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, ये इस बात को दिखाता है कि कुल मिलाकर के पूरा तेल का खेल जो है उसमें पहली बार वो लोग जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्शन करके माध्यम से, वो एक हो रहे हैं और कुल मिलाकर के पूरी तेल का अर्थशास्त्र और राजनीति को सबको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यही नतीजा है कि आज चीन और भारत जो है, इस बात की आवाज उठने लगी है कि चीन और भारत को मिलकर काम करना चाहिए। मैं स्वयं परसों एक सम्मेलन के अंदर था डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहां चीन की तरफ से ये बात आई भारत के लिए और हमने भी यही बात कही, अब समय आ गया है कि भारत चीन को मिलना पड़ेगा। अगर ओपेक और रशिया और अमेरिका साथ मिलते हैं और ये फार्मूला सक्सेसफुल हो जाता है तो ओपेक जरूर कमजोर होगा, लेकिन कुल मिलाकर के बड़े जो निर्यातक देश है उनको फायदा होगा। अर्थात आज कीमत ये जहां ले गए, कल को चाहेंगे तो ऊपर भी जा सकते हैं। एजेंडा उनका परसों $60 भी हो सकता है, $70 भी हो सकता है। जो बड़े आयातक देश है इसको लेकर के उनको अलर्ट होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा और कुछ हद तक जो है अभी तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे ये बढ़े तो उसको रोकना भी पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तेल के अंदर इस बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जहां तक तेल की जो लोग हैं जो तेल को चलाते हैं, और बाजार अभी तक जो है पॉजिटिव इसलिए चल रहा है, कुल मिला के दुनिया के बाजार खुल रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना वायरस के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था और तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को साथ साथ जीना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा। और तेल को भी ये समझ में आ रहा है, तेल को इस बात से कि भाई कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलेंगी। तेल की दुनिया को बहुत बड़ी राहत मिली है, तेल के उत्पादों को राहत मिली है, तेल की बड़ी कंपनियों को राहत मिली है और ये मानना है तेल के जगत में कि आने वाले समय के अंदर जो है देश अर्थव्यवस्था खुलती जाएंगी और जब ऐसा होगा तो तेल के लिए जो है वो अच्छी खबर होगी। ठीक है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे डिमांड जनरेट होगी और उसका फायदा एनर्जी मार्केट को मिलेगा। तो अब ऐसे में जिगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो लोग क्रूड में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या है? उनको कहां पर ट्रेड करना चाहिए, क्या टारगेट ध्यान में लेकर चलना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है इसी करंट लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। आई थिंक इट्स ट्रेडिंग अराउंड, जून कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 2440। मुझे एक हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ पे 2600 का टारगेट दिख रहा है एंड पॉसिबल है जून जुलाई में हमें 3000 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। WTI ऑयल $40-45 के आसपास में जा सकता है। सो इट्स क्लियरली बायर्स मार्केट। ओके, ठीक है। तो ये राय आपके क्रूड पर है कि अभी इसमें करना क्या चाहिए। अगर बिल्कुल संक्षेप में तनेजा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि $40 के प्राइस पर सऊदी अरब, जिन्होंने हाल ही में $60-70-80 का लेवल देखा हो, या जो ओपेक के बाकी देश हैं, उनको संतुष्टि मिल जाएगी क्या 40 के भाव पर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। सऊदी अरब और रशिया को तो नहीं मिलेगी। सऊदी अरब का तो बड़ा खुल के कहना है, वो तो बोरो करना पड़ा उनको पहली बार। और खाली सऊदी अरब नहीं, उस देश के तमाम गल्फ कंट्रीज हैं, $40 के अंदर तो उनके लिए राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी।
उनके लिए सामाजिक समस्याएं खड़ी होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका में ये चुनाव का वर्ष है और जो तेल की कीमत आज जो बढ़ी है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ी भूमिका है, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप की। उनका पूरा प्रयास रहेगा कि तेल की कीमत $40 के आसपास पहुंचे, जिससे शेल इंडस्ट्री जो है वो पनपे, वहां पे वो खुशहाल हो जाए दोबारा, जो दिक्कत में आ चुकी है। लेकिन तेल की कीमत $40 से ऊपर चली जाए, $45, $50 हो जाए, ये भी वो नहीं चाहेंगे, तब तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए जो अभी इन देशों को अमेरिका का सुनना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सितंबर तक जो है $40 के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे, यही खेल रहने वाला है। बहुत ऊपर जाएगी मुझे लगता नहीं, लेकिन बहुत नीचे जो जाएगी वो कुछ ये लोग मिलकर होने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो बढ़ नहीं जाती, कोई सेकंड उसकी वेव नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे लगता है $40 जो है आने वाले 3 महीने 4 महीने के अंदर इसके आसपास ही कीमतें आपको घूमती नजर आएंगी। ओके, तो सितंबर तक $40 के आसपास क्रूड का भाव घूमेगा, ये आपको नरेंद्र तनेजा जी ने साफ साफ बता दिया है। ऐसे में क्या ट्रेड आपको लेना है ये आपको जिगर ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी आपका, जिगर आपका, और साथ ही मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और क्रूड का मार्केट क्या आगे और बढ़ेगा या इसमें करेक्शन आएगा, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।